जय साथियों, मैं हूं विश्वजीत और आप देख रहे हैं स्टडी गांव वाला। हम शुरू किए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज, जिसमें कि कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए मात्र 2 महीने तैयार कराया जा रहा है। आप लोगों का जो बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है पूरे साल और सोच रहे हैं कि अच्छे से पढ़ाई कर पाए, 2 महीने कर लें और पास हो जाए अच्छे नंबरों से, तो उन बच्चों के लिए यह रामबाण है। और जिन बच्चों ने पढ़ाई कर लिया और सोच रहे हैं कि रिवीजन हो जाए, उनके लिए तो ये भाई कहने की क्या बात है। बहुत ही अच्छे से आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। जिन बच्चों ने पढ़ाई कर ली उन लोगों के लिए तो चार चांद है, लग ही जाएगा। और जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाए हैं उनके लिए भी रामबाण सिद्ध होगा। तो इतिहास का ये अध्याय, जिसमें हमने पार्ट 1 में देखा है कि भाई यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे शुरू हुआ, ठीक है, जो कि फ्रांस से शुरू होकर आगे बढ़ता हुआ यूरोप तक पहुंचा। तो उसमें हमने नेपोलियन के बारे में देखा कि नेपोलियन ने कैसे शासन स्थापित कर लिया फ्रांस के ऊपर 1804 में, और कौन से उसने कार्य किए जिसकी वजह से उसको मतलब वाटरलू का युद्ध होता है 1815 में, उस पर संधियाँ की गई वियना कांग्रेस के द्वारा। तो इन सब की बारे में देखा था, बातों को हमने जाना। और आज हम लोग देखेंगे क्रांतियों का युग, जैसे कि कैसे भाई जर्मनी का एकीकरण हुआ, इटली का एकीकरण हुआ, इत्यादि बातों के बारे में जानेंगे। जैसे मेजेनी का महत्व क्या था और गैरीबाल्डी, काउंट ऑफ काबूर इत्यादि बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पीछे हमने 6 पॉइंट तक देख लिया था, आज 7वें पॉइंट को देखना है। क्रांतियों का युग 1830 से 1848, यानी टोटल 18 साल हुए। जुलाई 1830 फ्रांस, बुर्बोराज्यों को उखाड़ फेंका गया और संवैधानिक राजतंत्र यानी कि लुई फिलिप के नेतृत्व में स्थापित किया गया। किसके नेतृत्व में? तो लुई फिलिप ने भाई वहाँ पे क्या अध्यक्षता कर सकते हैं किया था, या लीडर्स के तौर पे उसने लीडर्स बन के वहाँ पे बुर्बो राजवंश को उखाड़ फेंका 1830 में, ठीक है। मेटरनिक का कथन यहाँ पे यह है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुखाम हो जाता है। ये बात भी आप लोग को याद रखनी है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुखाम हो जाता है। क्यों? कहने का तात्पर्य है कि उस टाइम पे 1830 के दशक में फ्रांस बहुत शक्तिशाली देश था। तो जाहिर सी बात है कि अगर कुछ भी अगर फ्रांस करेगा तो पूरे यूरोप पर उसका हर्जाना भरना पड़ेगा, पूरे यूरोप को उसे। तो इस मेटरनिक ने बोला जो कि भाई जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये बात कथन सत्य है और इस बात को आप लोग को याद भी रखना है, ठीक है। नहीं पूछ देगा 1 नंबर में कि भाई ये किसका कथन है, तो आप फंस जाएंगे अगर पढ़े नहीं रहेंगे तो। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम 1821 में शुरू हुआ। 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र मान्यता दी। यानी कि जो यूनान के जो युद्ध है वो 1821 में शुरू हुआ और चला कब तक? 1832 तक चला है, ठीक है। और फिर उसके बाद 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि हो जाती है, जिससे यूनान आज़ाद होता है। ये राष्ट्रवाद की भावना है जिसके वजह से लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू किया, युद्ध लड़ना शुरू किया, जैसे कुस्तुनतुनिया भी आज़ाद हुआ भी, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं रूमानीवाद। रूमानीवाद क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। रूमानीवाद यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने तर्क वितर्क और विज्ञान के बजाय भावनाओं, लोकगीत, भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना का विकास किया, ठीक है। जर्मनी में एहान गाटफ्रीड, जो इसके मतलब जर्मनी में जो जिसने प्रतिपादित किया इसे भाई, वो थे एहान गाटफ्रीड। इन्होंने क्या किया कि भाई लोकगीत भाषा के जरिए ही लोगों में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न कर दी और इस भावना को बोला गया रूमानीवाद, ठीक है।
जिससे लोगों ने सोचा कि भाई अब कहेंगे कि लोकगीत के माध्यम से कैसे राष्ट्रवाद आ सकता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर आपको कोई बोले कि आपको इंग्लिश सॉन्ग सुनना है, ठीक है, इंग्लिश गाने बजा दे आपके सामने, तो आपको समझ में नहीं आएगा, और रोज रोज बजाता रहे तो आपके मन में आएगा कि यार मैं क्यों नहीं हिंदी गाना बजा सकता हूँ, हिंदी गाना गा सकता हूँ, हिंदी गाना गाऊंगा। तो यह जो हिंदी की भावना उत्पन्न हुई वही राष्ट्रवाद है, ठीक है। तो उसी प्रकार वहाँ पे जो लोगों ने उत्पन्न करना शुरू, कहाँ गया भाई, एक सेकेंड, ठीक है मिला, ठीक, हाँ। तो जो लोगों ने अपने भाषाओं में लोकगीत लिखा, ठीक है, और या भाषण दिए या कविताएं लिखी, ये सब रूमानीवाद के अंतर्गत आएगा, और यह एक महत्वपूर्ण स्थिति है जिससे कि भाई राष्ट्रवाद उत्पन्न हो, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको। आगे जर्मनी और इटली का एकीकरण, जो कि राष्ट्रवाद में सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपने इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण नहीं पढ़ा तो आपको यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं निकला, ठीक है, क्योंकि यहीं से कड़ियाँ जुड़ती हैं और यही महत्वपूर्ण है। जैसे जर्मनी का एकीकरण सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। फ्रैंकफर्ट संसद जो 1848 की बात कर रहे हैं, उदारवादियों ने संविधान बनाने की कोशिश की, लेकिन राजा और सेना ने इसे दबा दिया, ठीक है। मतलब जर्मनी में फ्रैंकफर्ट की संसद के द्वारा यह कोशिश किया गया कि भाई संविधान बनाया जाए, मगर जो वहाँ पे कौन राजा बात किया जा रहा है, वहाँ का जो ऑस्ट्रिया का राजा है, सब ऑस्ट्रिया पे बात चल रही है इस समय, क्योंकि ऑस्ट्रिया इस समय बहुत मजबूत देश है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं हो रही है, ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है ऑस्ट्रिया की। किसकी बात हो रही है? ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया की राजा की बात की जा रही है, उसने दबा दिया। फिर क्या किया गया कि भाई जर्मनी के लोग, जर्मनी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था बिस्मार्क, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। उसने क्या किया कि भाई प्रसा के नेतृत्व में एकीकरण का जिम्मा प्रसा को दे दिया, एकीकरण का जिम्मा प्रसा ने लिया। किसने दिया था? मगर बिस्मार्क ने दिया था। तो देखिए अगला लाइन बिस्मार्क के बारे में ही है, ऑटो वन बिस्मार्क। बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक है। उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। रक्त और लौह की नीति मतलब कि भाई आपको, मतलब जो वहाँ पे कब्जा किए थे उसको मारो भगाओ, यही रक्त और लौह की नीति थी। 7 वर्षों में 3 युद्ध लड़ा। किसने? बिस्मार्क ने। किसके किसके साथ? ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ, फ्रांस के साथ, और जीत कर 1871 में काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट बना दिया। जो बिस्मार्क है वो, ये जो विलियम प्रथम है, काइजर विलियम प्रथम, इसके प्रधानमंत्री था। यह प्रधानमंत्री का मतलब चांसलर, आपने वर्ड एक पढ़ा होगा अपने ऊपर, चांसलर, चांसलर, ठीक है, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा ऊपर, चांसलर। चांसलर का मतलब प्रधानमंत्री था उस टाइम, प्रधानमंत्री था बिस्मार्क। किसका? काइजर विलियम प्रथम का। तो इसीलिए प्रसा को नेतृत्व सौंपा, क्योंकि भाई प्रसा का राजा था यह काइजर विलियम प्रथम, ठीक है। तो उसी के नेतृत्व में इस जर्मनी का एकीकरण किया गया। कब किया गया है? तो 1871 में किया गया है। अब एक बात आती है इटली के बारे में। जर्मनी के बाद इटली पढ़ना होता है। इटली का एकीकरण कैसे हुआ? तो देखिए इटली एक चीज़ मैं भूल गया, थोड़ा सा जर्मनी के बारे में थोड़ा सा बता दूं। देखिए जर्मनी जो था वो पूरे 39 राज्यों में बटा हुआ था। कितने राज्यों में भाई? 39 राज्यों में बटा हुआ था। इसको बिस्मार्क ने अपने लौह और क्या कहते हैं भाई, लौह की नीति ना, रक्त और लौह की नीति के द्वारा इसे हासिल किया। चलिए शुरू करते हैं। इटली का एकीकरण। इटली 7 राज्यों में बटा था।
एकीकरण में 3 प्रमुख लोगों का योगदान था। किसके एकीकरण में? तो इटली के एकीकरण में। कौन कौन भाई थे? तो देखिए मैजनी था, काबूर था और गैरीबाल्डी था। 3 लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 नहीं होते तो एकीकरण करने में बहुत मुश्किल होती या शायद ना भी हो पाता। तो देखिए क्या क्या किए भाई। मैजनी जो कि ऊपर हमने देखा था, जोसेफ मैजनी का वैचारिक आधार यानी यंग इटली बनाया था इसी ने। युवा यूरोप भी बनाया था इसने। यंग यूरोप की स्थापना इसने ही की थी। किसने? मैजनी ने। और इसी का देन था। काबूर, काउंट ऑफ काबूर, ठीक है। काउंट ऑफ काबूर जो था वो इमैनुअल द्वितीय का एक मतलब इमैनुअल द्वितीय एक शासक था, उसी का यह चांसलर ये भी था, यानी प्रधानमंत्री, चांसलर, ठीक है, ये भी था। कौन? काउंट ऑफ काबूर। जैसे कि बिस्मार्क जर्मनी में प्रशा का था, वैसे ही काबूर था। अब देखते हैं। तो काबूर कूटनीति और मंत्री प्रमुख, जिसने फ्रांस के साथ संधि करके ऑस्ट्रिया को हराया। इसने फ्रांस की सहायता ली हराने में। किसको? ऑस्ट्रिया को हराने में, अपने देश से बाहर निकालने में। जोसेफ गैरीबाल्डी ने रेड स्कर्ट सेना मतलब लाल कुर्ती सेना का नेतृत्व किया और स्थानीय किसानों के समर्थन से स्पेनिश शासकों को हराया। ठीक है। 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय एकीकृत इटली के राजा बने। जैसा कि मैंने बताया ना कि विक्टर इमैनुअल के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? काबूर थे। और 61 में एकीकरण संपन्न हो जाता है। किसका? इटली का। और 71 में जर्मनी का। 10 साल बाद जर्मनी का हुआ है, भले मगर आगे पीछे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है? ब्रिटेन की अजीब दास्तान। ब्रिटेन में भी एक राष्ट्रवाद तब तक उभर चुका था, मगर वहाँ पे कोई युद्ध नहीं हुआ, वहाँ पे दूसरा प्रक्रिया चला था। देखिए क्या प्रक्रिया चला था। यह कोई क्रांति नहीं हुई, बल्कि लंबी संसदीय प्रक्रिया चली। जैसे कि एक्ट ऑफ यूनियन 1707, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिलकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बने। कब बने भाई? तो 1707 में बने हैं। वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा यूके, जैसे यूएस होता है, यूके होता है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। फिर क्या भाई? स्कॉटिश और आयरिश संस्कृति को दबाकर ब्रितानी मतलब ब्रिटेनी पहचान थोपी गई। ब्रिटेन की पहचान, ब्रितानी मतलब हिंदी हो गया ब्रिटेनी पहचान थोपी गई। नेक्स्ट है कि राष्ट्र की दृश्य कल्पना, राज्य की दृश्य कल्पना। तो राष्ट्र को नारी के रूप में एलेगोरी चित्रित किया गया। कहाँ पे? ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे जो राष्ट्र है, वहाँ पे जो पहचान है एलेगोरी के रूप में है। फिर क्या है? मरियन फ्रांस की स्वतंत्रता और गणतंत्र का प्रतीक, लाल टोपी तिरंगा वाला। जर्मनी में बलूत ओवाक के परतों से मुकुट पहनती है, जो कि वीरता का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट जो हमारा हो जाएगा वो है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। क्या है भाई? तो राष्ट्रवाद की बात यदि करते हैं तो आप जानते हैं कि 1789 से हम देख रहे हैं कि राष्ट्रवाद पनपा है फ्रांस से। वहीं पे 1871 में राष्ट्रवाद का स्वरूप बदल गया और यह साम्राज्यवाद में चला गया। ठीक है। बाल्कन समस्या क्या था? तो यह क्षेत्र रोमानिया, बल्गेरिया, ग्रीस आदि ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। जैसे जैसे ऑटोमन साम्राज्य कमजोर होता गया, यहाँ के देशों ने स्वतंत्रता की मांग की और लोगों ने मतलब स्वतंत्र होना शुरू कर दिए। और नेक्स्ट जो है और लास्ट है कि बड़ी शक्तियाँ जैसे कि रूस, जर्मनी, इंग्लैंड इस क्षेत्रों पर नियंत्रण करना चाहते थे, जिसके कारण कई युद्ध हुए। अंततः प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हो गया। ठीक है। तो यही था हमारा चैप्टर। इसमें बस यही बात है कि भाई जो भी मतलब जो 1871 में साम्राज्यवाद उभरा है, उसके वजह से जो बाल्कन की जो समस्या उत्पन्न हुई, वहाँ पे बहुत जो मजबूत देश थे रूस, जर्मनी, इंग्लैंड आपस में युद्ध करते गए और उसके वजह से
1914 में आपका विश्व युद्ध हो जाता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कोई दिक्कत होती है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी कोई डाउट्स होता है आप लोग तुरंत बेझिझक कमेंट करके पूछिए, ठीक है। समय मिलते ही आप लोग को रिप्लाई किया जाएगा। धन्यवाद।